गुड इवनिंग बच्चों। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अवनीश सर मैथ्स में। टुडेज टॉपिक जो डिस्कशन है आज का, लास्ट क्लास में आपने देखा कि मैंने सेक्शन डिस्टेंस फार्मूला को बताया और उसके बेसिक कॉन्सेप्ट जो थे फिक्स्ड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, क्लास 10th का टॉपिक है ये। तो उसमें जो बेसिक कॉन्सेप्ट थे जैसे कि कार्टेशियन प्लेन पर रिप्रेजेंटेशन, कैसे कोऑर्डिनेट का रिप्रेजेंट करना, कहाँ पर आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा, कहाँ पर सेकंड क्वाड्रेंट होगा, कैसे आप किसी भी पॉइंट की लोकेशन को बताएंगे और कैसे क्वाड्रेंट में कब आपकी एब्सिसा पॉजिटिव रहती है, कब आपकी नेगेटिव रहती है, ये आपने पिछली क्लास में देखा जो मैंने रिसेंटली लेक्चर अपलोड किया है। आज की क्लास का जो सेकेंड टॉपिक रहेगा उसी से रिलेटेड है। डिस्टेंस फार्मूला का एक पॉइंट पिछली क्लास में रह गया था, मैं भी उसको भी डिफाइन किए दे रहा हूँ, तो आप सभी लोग समझेंगे बड़े ध्यान से। देखिए, जैसा कि आपने समझा था लास्ट क्लास में क्या था कि मैंने इस तरीके से एक कार्टेशियन प्लेन तैयार किया। तो कार्टेशियन प्लेन पर यहाँ पर क्या था, यहाँ पर एक्स एक्सिस थी और यहाँ पर एक्स डैश एक्सिस थी। ये पॉजिटिव था, ये ओरिजिन है। यहाँ पर दोनों ही जो वर्टिकल एक्सिस और हॉरिजॉन्टल एक्सिस दोनों ही एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो इनके जो कोऑर्डिनेट हैं वो कितने हैं, 0,0 हैं। अच्छा, यहाँ पर ध्यान से देखने वाली बात है कि ये आपका एक्स कोऑर्डिनेट है और ये आपका वाई कोऑर्डिनेट है, यानी हम एक्स एक्सिस पर भी कोई मूवमेंट नहीं कर रहे हैं और वाई एक्सिस पर भी कोई मूवमेंट नहीं कर रहे हैं। इस वजह से ये जो 0,0 है ये आपके ओरिजिन इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? ओरिजिन। जहां पर दोनों ही वर्टिकल एक्सिस और हॉरिजॉन्टल एक्सिस दोनों ही इंटरसेक्ट करेंगे, वहां पर आपको इसको ओरिजिन के नाम से आप जानते हैं। ठीक बात है। यहाँ पर अगर आप इसी तरीके से देखेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, वाई एक्सिस हो जाएगा और ये आपका वाई डैश एक्सिस हो जाएगा। समझने की बात है, जो आपको ध्यान रखना है वो क्या ध्यान रखना है कि जैसे मैंने कल आपको एक पॉइंट की जो लोकेशन बताई थी, वहां पर मैंने एक पी से डिनोट किया था। मान लीजिएगा कि मैंने उस पी पॉइंट को x1 और y1 नाम दिया है। ये x1 है और यहाँ पर y1। पी जो है वो एक कोई पॉइंट है और उस पी पॉइंट पर x1 और y1 कोई दो आपके दो ऑर्डर पे है। ये एक तरीके से x1 जो है वो आपका एब्सिसा का काम कर रहा है और जो y1 है वो ऑर्डिनेट का काम कर रहा है। ठीक है, कल मैंने क्या किया था कि जब डिस्टेंस फार्मूला को मैं डिस्क्राइब कर रहा था तो मैंने यहाँ पर एक पॉइंट ले लिया था जिसका नाम था r, इस तरीके से। तो जो r मैंने पॉइंट लिया, उस पॉइंट में क्या है कि आप फिर मैंने उन दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस को फाइंड आउट किया। तो आपने देखा कि वहां पर डिस्टेंस फार्मूला में जो d से हमने रिप्रेजेंट किया, पाइथागोरस थ्योरम का वहां इस्तेमाल हो रहा था। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, इस तरीके से वो बन रहा था। अब बिल्कुल वही फॉर्मेट इस्तेमाल करेंगे, बस ध्यान ये रखना है कि अब की बार हमें जो डिस्टेंस कंसीडर करनी है वो हम ओरिजिन से करेंगे, यानी जो ओरिजिन के कोऑर्डिनेट आपको 0,0 दिखाई पड़ रहे हैं, हम यहाँ से ये डिस्टेंस कंसीडर करेंगे। मान लीजिएगा कि मैंने इसको जब यहाँ से ज्वाइन कराया, तो ये O से लेकर के P तक की डिस्टेंस बन रही है। तो O से लेकर के P तक की डिस्टेंस का बनना, ये मान लो मैंने स्मॉल डी से इसको रिप्रेजेंट कर दिया। अब मुझे क्या चाहिए कि O से लेकर के P तक की डिस्टेंस को इस कार्टेशियन प्लेन पर कैसे फाइंड आउट करेंगे, इस बात का पता लगाना है। आपने देखा कि कल मैंने जो डिस्टेंस फार्मूला आपको बताया, जो डिस्टेंस फार्मूला था वो मैंने कैसे लिखा था, वो मैंने लिखा रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस लिखा y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यानी डिफरेंस ऑफ एब्सिसा स्क्वायर प्लस डिफरेंस ऑफ ऑर्डिनेट स्क्वायर जो होता है वो आपका डिस्टेंस फार्मूला के नाम से, हालांकि ये रूट में रहता है। अब बिल्कुल इसी तरीके से अगर मैं फ्रॉम ओरिजिन, यानी अगर हमको फ्रॉम ओरिजिन से डिस्टेंस पता करनी है, फ्रॉम ओरिजिन से अगर मैं डिस्टेंस पता करनी है, तो मैं ये काम कैसे करूंगा। देखो, हमारे पास कंडीशन क्या रहेगी, मेरे पास एक जो ऑर्डर पेयर है वो 0,0 का है, दूसरा ऑर्डर पेयर जो है वो x1, y1 का है। मैं मान के चलता हूं कि हमारे लिए ये x1 का काम कर रहा है, ये y1 का काम कर रहा है और ये हमारे लिए x2 और y2 का काम कर रहा है। मैंने फिलहाल में यहाँ पर कंफ्यूज मत हो जाना कि सर आपने x1 और y1 यहाँ भी लिख दिया और यहाँ भी, देखिए ये मेजरमेंट है और ये रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। अब मुझे डिस्टेंस अगर चाहिए, यानी ओपी डिस्टेंस चाहिए, तो ओपी इज इक्वल टू मुझे लिखना पड़ेगा रूट डिफरेंस ऑफ एब्सिसा, यानी मेरे पास कंडीशन क्या है, x2, देखो फार्मूला क्या था, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर x2 की जगह पे कितना लिखा हुआ है, x1 लिखा हुआ, x2 और x1 की जगह पे कितना लिखा है, 0 लिखा हुआ, तो ये x1 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा, y1 माइनस 0 का होल स्क्वायर।
तो ओपी इज इक्वल टू हमारे सामने जो रिजल्ट निकल के आएगा वो क्या रिजल्ट निकल के आएगा, x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर। यानी ये तब है जब आप डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे, वो भी कहां से, ओरिजिन से फाइंड आउट करेंगे किसी भी कार्टेशियन प्लेन में। कार्टेशियन प्लेन में जो आप देखिए, मैंने कल आपको बताया था, पिछली क्लास में आपने देखा कि वहां पर मैंने बताया था कि आप कार्टेशियन प्लेन जो में को उसका रिप्रेजेंटेशन करते हैं, यानी जब आप उसको ड्रॉ करते हैं तो आपके पास में जो 4 रीजन मिलते हैं उनका नाम होता है क्वाड्रेंट, जिसको मैंने यहाँ पे बताया था। फर्स्ट क्वाड्रेंट एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट, इस तरीके से आपने उसको समझा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, सेकेंड क्वाड्रेंट हो गया, थर्ड क्वाड्रेंट हो गया, फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया। अब ये डिस्टेंस मेजरमेंट जो है वो किसी भी क्वाड्रेंट में हो सकती है, यानी जो डिस्टेंस अगर जैसे वो डिपेंड करती है कि आपके पास में ऑर्डर पेयर कैसा है, आपके पास में जो कोऑर्डिनेट है वो कैसे हैं। ये बात उस क्वाड्रेंट के पर डिपेंड करती है जहां पर आप इस चीज को देख रहे हैं। अच्छा, दूसरी चीज आप समझिए ध्यान से, दूसरी चीज समझने की क्या है कि ये आपने देखा जो ओपी इज इक्वल टू मैंने बनाया, जिसका नाम मैं लिख रहा हूँ रूट x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर, ये डिस्टेंस फार्मूला है जब आपको ओरिजिन से किसी भी पॉइंट की डिस्टेंस को फाइंड आउट करते हैं। तो ये बेसिक सी बात है, यानी अब डिस्टेंस फार्मूला कंप्लीट होता है। जो पिछली क्लास में देखा वो मैंने रैंडम कहीं किसी भी क्वाड्रेंट में 2 पॉइंट को लोकेट करा, उनकी डिस्टेंस को मेजर करा, तो वो रैंडम 2 पॉइंट को जब हम ले लेते हैं तो तरीका क्या रहता है, x2 माइनस x1 का होल रूट में रहता है। ध्यान से समझना, ये स्क्वायर रूट लगा हुआ है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ओवरऑल जब कोई कैलकुलेशन सॉल्व यहाँ पर होगी, मैं अभी एक एग्जांपल करा दे रहा हूँ इसका, तो जब कोई ये कैलकुलेशन पूरी कंप्लीट सॉल्व होकर के आएगी तो फिर आपको वो इसी तरीके का रिजल्ट देगी। जैसे समझिए, मैं अभी आपके सामने एक क्वेश्चन करा रहा हूँ, आपको जरा देखना, मैं इसको हटा दे रहा हूँ, ये नोट कर लेना, समझ लेना, ये राइट डाउन करने की बात है। अब देखो जरा, मैं इसमें जो इसका एक एग्जाम्पल करा दे रहा हूँ, उसको आप समझेंगे ध्यान से, तब आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। देखिए, जैसे हमारे पास कह रहा है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी। जैसे क्वेश्चन है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, मैं उनके नाम डाल दे रहा हूँ, 2 पॉइंट्स कैपिटल ए एंड कैपिटल बी, 2 पॉइंट्स कैपिटल ए एंड कैपिटल बी, 2 पॉइंट्स कैपिटल ए एंड कैपिटल बी, और शायद हाँ अब दिखाई पड़ेगा, हाँ कैपिटल ए एंड कैपिटल बी। तो इन द फॉलोइंग, जैसे ए पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट है वो 0,0 है, और बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट है वो जो है वो -5,12 है। अच्छा, हमसे कह रहा है कि इन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस को फाइंड आउट करिए। एक बात तो बिल्कुल क्लियर होगी कि अगर एक पॉइंट 0,0 है, दूसरा पॉइंट -5,12 है, तो इससे तो पता चल गया कि जो ए वाला पॉइंट है ये तो ओरिजिन को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ओरिजिन, और ये कोई अनदर पॉइंट है। अच्छा, सवाल उठता है कि आपको फाइंड आउट कैसे करना है कि ये जो बी वाला पॉइंट है ये किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो मैं इसको थोड़ा सा उसको ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ। यहाँ देखो जरा ध्यान से, एक्स एक्सिस ये हो गया, एक्स डैश एक्सिस ये हो गया, ठीक है, वाई एक्सिस ये हो गया, और वाई डैश एक्सिस ये हो गया। अब देखो जरा, एक पॉइंट जो ए है वो तो यहीं पर है, ए तो यहीं हो गया, ए के कोऑर्डिनेट कितने हैं, 0,0, यानी मैं यहाँ पर रिप्रेजेंट किए दे रहा हूँ 0,0। अब दूसरा जो पॉइंट है जिसका नाम बी है वो कहाँ पर लाई करेगा, ये इंपॉर्टेंट बात है समझना। देखो, ये है एक्स एक्सिस का, ये एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है। देखो, कह रहा है एक्स एक्सिस पर कितनी ट्रेवल है, -5, तो यानी 1 2 3 4, यानी -5 लगभग यहाँ कहीं होगा, और 12 मान लो थोड़ा सा और ऊपर चले आओ, यहाँ पर ये पॉजिटिव 12 आई थिंक, नेगेटिव कर लो, चलो नेगेटिव कर लेते हैं, तो ये मैंने बना दिया था नेगेटिव, इसको नेगेटिव कर लेते हैं, तो ये -12 है, यानी ये यहाँ पर -12 रिप्रेजेंट कर रहा है और यहाँ पर ये -5 रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जो इसकी लोकेशन होगी, एग्जैक्ट लोकेशन अगर देखी जाए तो वो ये कुछ यहाँ होगी, यानी ये कितना हो जाएगा, -5, -12। अब हमको डिस्टेंस चाहिए है ए से लेकर के, ये जो बी पॉइंट हमने डिनोट किया है, इस पॉइंट की हमें क्या चाहिए, लोकेशन चाहिए। यानी अगर हम इसको मेजर कराएं इस तरीके से, ये हमारे पास में पूरी कहानी बनेगी। यानी अब मुझे चाहिए है ए बी, क्या चाहिए मुझे, ए बी, डिस्टेंस ऑफ ए बी चाहिए, डिस्टेंस ऑफ ए बी मुझको चाहिए। अच्छा, ए के कोऑर्डिनेट जो हमारे पास था कितना, 0,0, बी के कोऑर्डिनेट जो हमारे पास थे -5, -12। बिल्कुल डायरेक्ट इसमें फार्मूला लग जाएगा, कोई टेंशन की बात नहीं है।
आप इसको तुरंत कंसीडर कर लीजिए x1/1, इसको कंसीडर कर लीजिए x2/2। क्लियर हो गया। अब मुझे क्या चाहिए, ए बी चाहिए। ए बी इज इक्वल टू फार्मूला मैंने क्या बताया, x2 माइनस x1। आप याद नॉर्मल तरीके से ही रखो, लेकिन और यहाँ पर कितना हो जाएगा, बाई 2 माइनस बाई 1 का होल स्क्वायर। बिल्कुल बेसिक तरीके से याद रखेंगे। तो ए बी इज इक्वल टू कितना आएगा हमारे पास, ए बी इज इक्वल टू आएगा x2 माइनस x1। देखो -5 x2 है, x1 कितना है 0, -5 माइनस 0 हो गया, प्लस लगाओ बाई 2 माइनस बाई 1 यानी -12 माइनस 0 हो गया, इसका स्क्वायर हो गया। ए बी इज इक्वल टू, अब जब आप लिखेंगे तो ये हमारे पास कितना बचा, ये बचा केवल -5 का स्क्वायर, ये बचा -12 का स्क्वायर। तो ए बी इज इक्वल टू हमारे पास जो रिजल्ट आएगा, -5 का स्क्वायर कितना होता है 25, -5 का स्क्वायर कितना होता है 25, और 12 का स्क्वायर कितना होता है 144। तो ए बी इज इक्वल टू हमारे पास कितना रिजल्ट आ जाएगा 169। तो ए बी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, √13 इंटू 13, यानी ए बी की जो डिस्टेंस आ जाएगी वो 13 यूनिट आ जाएगी। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को समझें। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। एक बार इसको समझेंगे, राइट डाउन कर लीजिएगा, जिसको भी अगर राइट डाउन करना हो तो कर लीजिएगा प्लीज। ठीक है, ये आपका डिस्टेंस फार्मूला से रिलेटेड फर्स्ट क्वेश्चन मैंने आज की क्लास में कराया। ये फर्स्ट क्वेश्चन था, और वो भी क्वेश्चन डिपेंडेंसी, ये किससे रिलेटेड है कि जब आप डिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं ओरिजिन से, जब आप ओरिजिन से डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे तो आपको कुछ इस तरीके से समझना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब देखो, अभी भी रिसेंटली कॉन्सेप्ट बताया तुम्हें हमने डिस्टेंस फार्मूला का, वो भी कहाँ से बताया कि ओरिजिन से आप डिसाइड करिए, ओरिजिन से आप कैसे चीज़ों को ले रहे हैं, मैंने वो चीज़ आपको बताई। अब इसके बाद मैं एक नॉर्मल एग्जाम्पल ले लेता हूँ, इसके बाद मैं नॉर्मल एग्जाम्पल ले लेता हूँ। देखो समझो तुम, समझेंगे ध्यान से। एक रैंडम दूसरा क्वेश्चन ले ले रहा हूँ, फिर से वही तरीका है। क्वेश्चन ये है कि फाइंड द क्वेश्चन ये है कि फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट्स A and B, और A के कोऑर्डिनेट जो हैं वो हैं कितने 5, -8, और B के कोऑर्डिनेट हैं कितने, B के कोऑर्डिनेट हैं -7, -3, ये आपका बेसिक क्वेश्चन बनेगा। एक बार इसको आप ध्यान से देख लें। क्वेश्चन आपका बनेगा कि जो A के कोऑर्डिनेट हैं वो हैं -5, -8, और जो B के कोऑर्डिनेट हैं वो कितने हैं -7, -3। अब मुझे इनकी डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। अब देखो जरा, नोटिस करेंगे, चीज़ों को समझेंगे कि हमारे पास ये बिल्कुल नॉर्मल सा, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमने इसको x1 मान लिया, इसको y1, इसको x2 मान लिया, इसको हमने y2 मान लिया। अब मुझे क्या चाहिए, डिस्टेंस ऑफ AB चाहिए। तो डिस्टेंस ऑफ अगर हम AB निकालेंगे तो वो हमारे पास क्या आ जाए, फार्मूला क्या कहता है, √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, और ये कितना कहता है y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ इक्वल टू लगा दीजिए, और यहाँ पर आप देखेंगे x2 माइनस x1, x की वैल्यू कितनी -7, और x1 कितना है -5 हो जाएगा, और प्लस लगाओ y2 माइनस y1 -3। अब देखो यहाँ समझने की बात है कि माइनस तो ऑलरेडी यहाँ पे लगा हुआ, पहले से ही माइनस है, और माइनस का ही हमारे पास y1 है, तो वो माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, +8 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हमारे पास कितना हुआ, ओवरऑल कितना हो जाएगा, 7 और 12 कितने होते हैं, 7 और 5 कितने होते हैं 12, ये भी -12 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे कितना बचेगा 5 का होल स्क्वायर। तो ये एक अच्छी बात है कि पिछले क्वेश्चन का भी आंसर कितना आया था, 13 ही आया था, और इसका भी 13 ही आएगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास में 169, और यहाँ पर रिजल्ट कितना आएगा 13 यूनिट ही आएगा। समझ गए, ये बेसिक क्वेश्चन हो गया। तो आपने देखा कि ये क्वेश्चन दोनों मैंने सॉल्व करा दिए हैं। तो ये अभी मैं और इसकी प्रैक्टिस, अभी तो एग्जाम्पल के तौर पर क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं, अभी इनकी बेसिक प्रैक्टिस भी होगी, जिसमें हम केवल क्वेश्चन ही करेंगे। फंडामेंटल मैं बता दे रहा हूँ, स्टार्टिंग का फंडामेंटल है, तो इसलिए मैं इसको बता दे रहा हूँ, और फिर उसके बाद में आप समझते चलेंगे, है ना। इसको राइट डाउन करेंगे।
और कोई डाउट भी आता है तो कोई डाउट आते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में उसको लिखते चलिए, तो मैं जैसे ही देखूंगा तो पर्टिकुलर उस डाउट को ले लिया करूंगा और उसको डिस्कस कर दिया करूंगा। तो अगर रेगुलर बेसिस पर कुछ डाउट बने रहते हैं तो रोज के रोज डिस्कस हो जाएंगे, या मैं इसकी एक परमानेंट एक पर्टिकुलर क्लास बना के डाल दूंगा तो वहाँ पर डिस्कस हो जाएंगे। ठीक है, इसको देखते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है उसको जरा नोटिस करेंगे। चलिए समझते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है सेक्शन फार्मूला का। सेक्शन फार्मूला में आप समझेंगे कि सेक्शन फार्मूला क्या कहता है। वी नाउ ड्राइव अ फार्मूला फॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट पी एक्स y which divide the line segment AB internally in the given ratio। है क्या कि हमारे पास में कोई एक लाइन सेगमेंट होगी, हमारे पास में कोई एक कार्टेशियन प्लेन पर कोई एक लाइन सेगमेंट होगी और उस लाइन सेगमेंट में इंटरनली डिवीजन अप्लाइड होगा। इंटरनली डिवीजन, हम कोई पॉइंट के सबसे पहले कोई कार्टेशियन प्लेन तैयार करेंगे, बाकायदा सारी एक्सिस वगैरह भी तैयार होंगी। तो जो एक्सिस तैयार हो जाएंगी फिर हमारे पास क्वाड्रेंट आ जाएंगे कि फर्स्ट क्वाड्रेंट कहाँ है, सेकंड क्वाड्रेंट कहाँ, थर्ड क्वाड्रेंट कहाँ, फोर्थ क्वाड्रेंट कहाँ। ये सारी चीज़ें वहाँ पर आपको समझ में आ जाती हैं, आप समझते हैं वो चीज़ें। अब है क्या कि वहाँ पर हम जब डिस्टेंस फार्मूला को समझ चुके हैं तो अब जो नया एक कदम आगे की तरफ चलेंगे और सेक्शन फार्मूला की तरफ चलेंगे, तो डिस्टेंस तो 2 पॉइंट की लेनी ही लेनी है और उस डिस्टेंस को एक रेशियो में बांट देना है, एक रेशियो में डिवाइड करना है, यानी उसका डिवीजन कर देना है। तो आप उस चीज़ को आप जब समझेंगे तो आपको बहुत मजा आएगा, उसको सही से समझेंगे। तो देखो कैसे उसका रिप्रेजेंटेशन होगा। जैसे मान के चलिए कि मैंने इस तरीके से ये एक कार्टेशियन प्लेन तैयार किया, समझ पा रहे हैं, मैंने एक कार्टेशियन प्लेन तैयार कर दिया। मेरे पास यहाँ पर एक डिस्टेंस है, एक पॉइंट है जिसका नाम है, ये इस पॉइंट का नाम है ए और इस पॉइंट का नाम है बी। ए भी तुम्हारे सामने एक पॉइंट भी बन गया, ठीक बात है, ये भी समझ में आ गया। ये बिल्कुल वही तरीका है जैसे अभी आपने देखा था कि जब मैं एक डिस्टेंस को 2 पॉइंट के बीच की डिस्टेंस ले रहा था। ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट है x1, y1 और बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट है x2, y2। इस तरीके से ये 2 कोऑर्डिनेट भी हो गए। चलो ये बात भी ठीक है। मैंने क्या किया कि यहाँ पर एक और कोई पॉइंट ले, क्योंकि मुझे इस सेगमेंट को डिवाइड करना है। ये भी एक क्या है, लाइन सेगमेंट है और इस सेगमेंट को हमें डिवाइड करना है और डिवाइड करने के लिए मैंने इस पॉइंट का नाम डाल दिया है P और इसके कोऑर्डिनेट है x, y। देखो हुआ क्या है कि पहले तो एक नॉर्मल कार्टेशियन प्लेन तैयार हुआ, मैं इसका नाम डाल दे रहा हूँ, ये हमारी x एक्सिस है, ये हमारी x डैश एक्सिस है, ये हमारी y एक्सिस है और ये हमारी y डैश एक्सिस है। तो x एक्सिस भी हो गई, y एक्सिस भी हो गई, y डैश एक्सिस भी हो गई, यानी ये सारी चीजें आपको दिख रही होंगी। ठीक, ओके। तो उसके बाद क्या करना है कि हमको यहाँ पर पॉइंट्स तो हमने बना ही लिए हैं, हम क्या करेंगे जैसा मैंने डिस्टेंस फार्मूला में किया था बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट लेकर के चलेंगे और हम यहाँ पर ए से एक परपेंडिकुलर यहाँ इस एक्स एक्सिस पर डालेंगे, पी से भी परपेंडिकुलर इस एक्सिस पर डालेंगे और बी से भी एक परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस पर डालेंगे। इन सभी परपेंडिकुलर्स जो एक्स एक्सिस को जहाँ ज्वाइन कर रहे हैं इन सभी के नाम डाल देंगे। मान लो हमने इसका नाम डाल दिया सी, इसका नाम डाल दिया क्यू और एक और बचा, इसका नाम हमने डाल दिया डी डाल दिया। ये हमारे सामने कुछ पॉइंट्स आ गए, ठीक है। फिर क्या होगा कि अच्छा क्योंकि यहाँ पर 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, मतलब सारे 90 डिग्री के, तो जो लाइंस हैं ये आपस में कैसे हो जाएंगी, लाइंस का पैरेलल का कॉन्सेप्ट हो जाएगा। तो मैं इसको यहाँ से इसे ज्वाइन करा रहा हूँ और मैं इसको यहाँ से ज्वाइन करवा रहा हूँ और ये भी इस पर परपेंडिकुलर ही जाना, तो ये 90 डिग्री बनाएगा और ये बिल्कुल 90 डिग्री बनाएगा। ये हमारे सामने कुछ कहानी निकल के आएगी। अच्छा है क्या कि ये फर्स्ट जो आप ए वर्टेक्स को देख रहे हैं उसका जो कोऑर्डिनेट है, उसका कोऑर्डिनेट यहाँ कितना है, x1 है और ये कोऑर्डिनेट x1 है, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी, x1 होगी। ये जो P पर पॉइंट बना, P कोऑर्डिनेट में उसका x कोऑर्डिनेट जो x कोऑर्डिनेट जो है P पॉइंट का, तो वो कितना है, x है, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। फिर अगर हम ये पॉइंट देखते हैं जो आप देख पा रहे होंगे, ये पॉइंट अगर मैं देखूंगा यहाँ से लेकर के डी तक मैं अगर जाऊं तो ये डी तक मेरे पास उसका बी पॉइंट का जो एब्सिसा है वो कितनी है, x2 है। तो मतलब ये डिस्टेंस जो है वो यहाँ से लेकर के कितनी होगी, x2 होगी। अब एक बात समझने की है कि अगर ये
इतना x है और इतना x1 है, तो ये कितना बचा x माइनस ये कितना बचा x1। और यहाँ से लेकर के यहाँ तक अगर आपका x2 है और उसमें से ये आपकी जो डिस्टेंस है जो सी क्यू ओरिजिन, मान लो ये ओरिजिन हो गया, ओरिजिन की कोऑर्डिनेट मान लो ओ रखा, तो ये कितना हो गया 0,0 हो गया, जहाँ पर ये x हो गया और यहाँ पर ये y हो गया। ठीक है, ये समझने की बात है। तो o से लेकर के अगर हम d देखें तो वो हमारे पास x2 है, o से लेकर के अगर हम q देखें तो x है, तो ये वाली जो डिस्टेंस है जिसका नाम qd है वो हमारे पास कितनी हो जाएगी x2 माइनस कितनी हो जाएगी x है। तो अब बात ये ना कि ये अपने पैरेलल भी उतने ही डिस्टेंस ले लेगा, तो यानी ये डिस्टेंस जो होगी ये x1 माइनस ये x माइनस x1 हो जाएगी और ये जो डिस्टेंस होगी वो x2 माइनस x हो जाएगी। बिल्कुल बहुत क्लियर विजुअल सेंस है। अब इसी तरीके से अगर मैं पूरा BD देखूं तो BD की जो टोटल डिस्टेंस है बच्चे वो कितनी है हमारे पास बाई 2। जो BD की टोटल डिस्टेंस है वो कितनी है बाई 2 है BD की टोटल डिस्टेंस। और उसके साथ ही साथ हमारे पास जो ये P से लेकर के जो Q है वो कितना है हमारे पास, वो बच्चे केवल बाई है। और जो A से लेकर के C है वो हमारे पास कितना है, वो बाई 1 है। तो देखो अगर मैं इस पॉइंट का नाम डाल दूं, जैसे मान लो हमने इस पॉइंट का नाम डाल दिया E और इस पॉइंट का नाम डाल दिया हमने R, तो देखो B से लेकर के जो R है वो कितना होगा बाई 2 माइनस कितना हो जाएगा बाई। और इसी तरीके से जो हमारे पास बाई 2 माइनस बाई हो जाएगा। इसी तरीके से अगर हम PE को देखें तो जो PE है PQ की पूरी डिस्टेंस है बाई और AC की डिस्टेंस है कितनी बाई 1, तो ये कितना हो जाएगा बाई माइनस बाई 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा ये बाई माइनस बाई 1 हो जाएगा। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं बाई 2 माइनस मैंने लिख दिया है बाई, और ये जो डिस्टेंस है वो कितनी हो जाएगी बाई माइनस बाई 1 हो जाएगी। ठीक है, बाई माइनस बाई 1 हो जाएगी। ओके, अब आगे चलते हैं हमारे पास बाई माइनस बाई 1 जो है वो PE हो जाएगा। ठीक है, हमारे पास में दो ट्रायंगल बन चुके हैं, अगर आप देख पा रहे होंगे तो एक ट्रायंगल बना है जिसका नाम है PAE और दूसरा ट्रायंगल बना है जिसका नाम है BPR। ये दोनों ट्रायंगल बने हुए हैं। अगर मैं इन दोनों ट्रायंगल को कंसीडर करूं तो मैं लिखूंगा इन ट्रायंगल PEA एंड ट्रायंगल BRP एंड ट्रायंगल BRP। ये मैं दोनों ट्रायंगल ले लूंगा। देखो है क्या कि इस ट्रायंगल का ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों ही एंगल आपस में कैसे होंगे, इक्वल एंगल होंगे, क्योंकि ये लाइन और ये लाइन आपस में कैसे, यानी जो AE है और जो PR है ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं। और जिसमें AB जो है वो किसका काम कर रहा है, ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है। तो जो ट्रांसवर्सल होगा वो ट्रांसवर्सल की वजह से ये जो करस्पॉन्डिंग एंगल है जिसका नाम BPR और इसका नाम है PAE, ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल आपस में इक्वल होंगे। तो मैं लिखूंगा एंगल PAE इक्वल टू एंगल BPR, ये आपस में इक्वल एंगल्स हो जाएंगे। ठीक है, इक्वल एंगल हो जाएंगे। इक्वल एंगल तो ये हो गया। फिर उसके बाद में देखा जाए कि एंगल जो हमारा PEA है वो इक्वल टू एंगल BRP होगा और ये 90 डिग्री है। तो दोनों ही ट्रायंगल के कम से कम दो एंगल आपस में मैच कर गए। तो यहाँ प्रॉपर्टी लग गई बाया डबल ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया। तो करस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशियो होगा वो आपस में कैसा हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। यानी मेरे सामने क्या रिजल्ट निकल के आएगा कि जो AE है, AE साइड जो है AE अपॉन में कितना हो जाएगा PR, AE अपॉन में कितना हो जाएगा PR। देखो इसकी करस्पॉन्डिंग साइड कितनी AE, इसकी करस्पॉन्डिंग साइड कितनी है PR, इक्वल टू हमारे पास कितना हो जाएगा PE अपॉन में कितना हो जाएगा, PE अपॉन में कितना हो जाएगा PE अपॉन में हमारे पास में हो जाएगा BR, PE अपॉन में कितना हो जाएगा हमारे पास BR। अच्छा, एक चीज और भी समझने की थी कि जब मैंने इस पूरी सेगमेंट जो कि AB सेगमेंट थी, जब मैंने इस पूरी सेगमेंट को P पॉइंट से डिवाइड कराया तो इसने जो एक रेशियो क्रिएट किया होगा उसका नाम आपको पता होना चाहिए कि वो किस रेशियो में डिवीजन हुआ है। तो मैं मान के चलता हूं कि मैंने इस पॉइंट AP सेक्शन का नाम मान लिया है M1 और हमने PB सेक्शन का नाम मान लिया है M2। देखो दो हमारे पास सेक्शन थे, एक तो AP सेक्शन है और एक हमारे पास में PB सेक्शन है। दोनों ही सेक्शन का नाम हमने अलग अलग दे दिया, एक रेशियो डिवाइड कर दिया M1 और M2 में, इसको कन्वर्ट कर दिया। तो अब है क्या कि ट्रायंगल की करस्पॉन्डिंग साइड तो अब इसमें बची AP और इसमें कौन सी बची BP। तो मैं यहाँ से लिख दूंगा AP अपॉन में
पी भी लिख देंगे, ए पी अपॉन में पी भी, तो यानी ए ई अपॉन में पी आर लिख दिया, ठीक है, पी ई अपॉन में बी आर लिख दिया और ए पी अपॉन में पी भी लिख दिया, ठीक बात है। अब इनको हम लिखेंगे, इनको रिप्रेजेंट कराएंगे। ए ई कितना है हमारे पास, ए ई की वैल्यू है x माइनस एक्स वन और हमारे पास पी आर की वैल्यू है, पी ए ई की वैल्यू है हमारे पास कितनी, x माइनस एक्स वन और पी आर की वैल्यू है हमारे पास x2 माइनस एक्स। इसी तरीके से पी ई की जो वैल्यू है वो कितनी है, y माइनस वाई वन और बी आर आपको देख पा रहे हैं, बी आर कितना है y2 माइनस वाई इक्वल टू ए पी हमारे पास कितना है m1 है और हमारे पास में बीपी कितना है m2 है। ये हमारे पास रिजल्ट निकल के आया। अब हम क्या करेंगे, एक ये ओवरऑल रिजल्ट ये निकल के आया, जो सिमिलरिटी का हमने इस्तेमाल किया है ट्रायंगल की, उससे ये रिजल्ट निकल के आया। मैं अब क्या करूंगा, एक एक करके कंपेयर करवा रहा हूँ। मैं अब यहाँ से इन दोनों को कंपेयर कराऊंगा, तो नाउ हमारे पास रिजल्ट बनेगा x माइनस एक्स वन अपॉन x2 माइनस एक्स इज इक्वल टू m1 अपॉन कितना बनेगा, m2। m1 अपॉन कितना बनेगा, m2। इनका करवा दीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई, तो यहाँ m2 का जो मल्टीप्लाई होगा वो कितना बचेगा, x माइनस एक्स वन, यहाँ पर m1 का मल्टीप्लाई होगा तो कितना बचेगा, x2 माइनस एक्स बचेगा। समझ में आ रहा होगा, ठीक है। m2 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो m2x हो जाएगा माइनस m2 कितना हो जाएगा, x1 इज इक्वल टू m1 हो जाएगा x2 माइनस का m1 हो जाएगा x। ये मल्टीप्लाई करवाने के बाद में रिजल्ट आ रहा है। अब मैं क्या करूंगा, ट्रांसफर कर ले रहा हूँ m2 जो हमारे पास में x है, मैं इसको m1x पे यहाँ ट्रांसफर करके ला रहा हूँ, तो ये कितना हो जाएगा m1x, यहाँ पर हो जाएगा m1x2 प्लस यहाँ पर हो जाएगा m2x1 हो जाएगा। अगर मैं यहाँ से कॉमन ले लूँ तो हमारे पास बचेगा m1 प्लस m2 और इधर हमारे पास में कितना बचेगा, m1x2 प्लस m2x1। क्लियर, समझ में आ रहा होगा। तो अगर मैं इसी तरीके से x इज इक्वल टू में लिखूं तो ये हो जाएगा हमारे पास, ये हमारे पास रिजल्ट बनाएगा m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2। यानी ये जो हमारे पास में पॉइंट आया, P जो पॉइंट था, उस P पॉइंट में जो हमारे पास में x कोऑर्डिनेट था, उस x कोऑर्डिनेट में x कोऑर्डिनेट का जो रिप्रेजेंटेशन हुआ वो AB लाइन सेगमेंट में P पॉइंट से जो इंटरनली डिवीजन हमने क्रिएट किया, जिसमें हमने m1 और m2 पॉइंट से, यानी जो रेशियो डिवाइड किया है वो m1 और m2 से जो डिवाइड किया है उसके रिस्पेक्ट में जो रिजल्ट निकल के आ रहा है x कोऑर्डिनेट का, वो रिजल्ट क्या निकल के आ रहा है, m1x2 प्लस m2x1 अपॉन में m1 प्लस m2। बिल्कुल सिमिलरली जैसे मैंने ये प्रोसेस किया, जब आप m1 m2 को कंपेयर कराएंगे बाई के रिस्पेक्ट में, तो आपके पास में बाई इज इक्वल टू एक और रिजल्ट आएगा जिसका नाम होगा m1 बाई 2 प्लस m2 बाई 1 अपॉन में कितना आएगा, m1 प्लस m2। ये आपके सामने बाई का एक रिजल्ट आएगा। ये आपका पूरा ड्राई फार्मूला है, सेक्शन फार्मूला, जिसको आप पूछते हैं, आप बहुत से बच्चे इसको याद कर लेते हैं, लर्न कर लेते हैं, सीधा सीधा याद रखते हैं उसको, बिना उसकी जो ओरिजिनल मीनिंग है वो बिना समझे। तो आपको मैंने जो समझाने का प्रयास किया वो उसकी ओरिजिनल मीनिंग है कि ये क्यों होता है, कैसे आता है, क्या कंडीशन है इसकी, कैसे हमने यूनिट डिसाइड करी हुई है, कैसे कंपैरिजन हुआ है, किस किस का कंपैरिजन किया, कैसे सिमिलरिटी का इस्तेमाल किया, ट्रायंगल्स को कैसे हमने इसमें कंसीडर किया, वो सब चीजें आपको समझ में आ गई। अच्छा, एक चीज और है, मैं आपको एक बात यहीं पर मेंशन करना चाहूंगा, आप समझिएगा ध्यान से, कि अगर यही चीज जो मैंने अभी आपके सामने बताई है, मैं यही सेक्शन फार्मूला जो है वो ये रेशियो जो है मैं ओरिजिन से डिसाइड कर दूं। कहां से, ओरिजिन, या ओरिजिन से मैं नहीं कहना चाहूंगा, ओरिजिन से कहना थोड़ा सा गलत बात होगी, वैसे कंडीशन तो बना सकते हैं, लेकिन ये है अभी मैं ओरिजिन की बात नहीं कर रहा हूं। अभी m1 और m2 जो हमने जो रेशियो लिया है वो m1 और m2 एक डिफरेंट रेशियो है, मतलब हो सकता है कि वो 2:3 हो सकता है वो 1:1 हो, इस तरीके से हो सकता है। लेकिन एक केस हमारे पास ऐसा भी बनता है जहां पर m1 इज इक्वल टू कितना हो जाता है, m2, यानी m1 इज इक्वल टू m2 हो जाता है, यानी ये रेशियो आपस में कैसे हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। तो मैं थोड़ी देर के लिए ये वाला पोर्शन जो है इरेज करना चाहूंगा। मैं थोड़ा सा इधर साइड बोर्ड दिख नहीं रहा है, मैं इधर बताना चाहूंगा कि अगर इफ m1 इक्वल टू अगर m2 है, तो अगर m1 इक्वल टू m2 है तो हम कह सकते हैं कि m1 अपॉन m2 इज इक्वल टू कितना कह सकते हैं, 1। ये बात समझने वाली है। तो हम कह सकते हैं कि m1 अपॉन m2, भाई उसको ट्रांसफर करके लेके आएंगे तो m1 अपॉन m2 कितना हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा।
फिर अगर हम चाहे इस केस में या फिर हम इस केस में इसको पुट करवाते हैं, तो देखो अगर हम x के फॉर्मेट में पुट करवा रहे हैं तो देखो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, m1 की तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, 1/1 कर लो, यहाँ पे क्या दिक्कत है, 1/1, तो ये m1 की जगह पे 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x2 प्लस कितना हो जाएगा x1 अपॉन में m1 प्लस m2 करने पर कितना आ जाता है हमारे पास, क्योंकि वो दोनों ही 1 1 है, तो ये कितना हो जाएगा x1 प्लस x2 अपॉन कितना हो जाएगा 2, ये हो जाएगा आपके पास ये आपके पास x कोऑर्डिनेट हो जाएगा। और बिल्कुल इसी तरीके से जो y होगा वो कैसे हो जाएगा, y1 प्लस y2 अपॉन कितना हो जाएगा 2, यानी ये भी आपका तब होगा जब आपके पास में जो डिवीजन है वो डिवीजन कैसा हो रहा है, जो आप देखो यहाँ से देख पा रहे होंगे, जो आपके पास अब डिवीजन है वो डिवीजन कैसा, m1 और m2 को हमने इक्वल करवा दिया, इक्वल कराएंगे तो इसका मतलब हमने यहाँ पर देखो m1 अपॉन m2 की वैल्यू कितनी डाली है, 1/1 डाली, तो इससे क्या होगा कि m1 और m2 का रेशियो जो है वो 1:1 में डिवाइड हो जाएगा। तो 1:1 का मतलब कितना हुआ कि m1 की जगह पे भी हम 1 पुट करा सकते हैं और m2 की जगह पे भी 1 पुट करा सकते हैं, तो ओवरऑल रिजल्ट जो निकल के आएगा वो निकल के आएगा x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y इज इक्वल टू निकल के जो आएगा वो कितना आएगा, y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो इस तरीके से आपने देखा ये आपका सेक्शन फार्मूला है, ये क्लास 10 सीबीएसई जो 2024-2025 के अपकमिंग एग्जाम्स हैं उसके लिए एक इम्पॉर्टेंट बात है। ये ठीक ठाक ब्लूप्रिंट में इस टॉपिक से कम 6 to 8 मार्क्स का पूछा जाता है रेगुलर बेसिस पर, तो आप इस बात को समझेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई हुई। अगर कोई प्रॉब्लम रहती है, कोई चीज़ समझने में दिक्कत आती है, तो आप उसको ज़रूर इसको समझने की इसको एक बार लगा कर के ज़रूर देखना, इसको कुछ खुद से सॉल्व करके करने की कोशिश करना। और अगर कोई प्रॉब्लम रहती है, कोई डाउट रहता है, तो आप मुझसे पूछेंगे, कमेंट करेंगे, तो मैं वहाँ पर बताऊँगा। अब इसकी प्रैक्टिस जो होगी वो मैं स्टार्ट कर दूँगा, सेक्शन फार्मूला हो गया। हालाँकि मुझे एक पॉइंट इसका और बताना पड़ेगा अभी थोड़ा, इसमें अब जो अभी बोर्ड का हमारे पास में जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो अभी एक पॉइंट मुझे इसका फंडामेंटल से रिलेटेड और बताना है, तो मैं वो पॉइंट वहाँ पर आपको बताऊंगा। उसके बाद में फिर कुछ दिनों तक इसकी प्रैक्टिस चलेगी और फिर प्रैक्टिस के बाद में एक अगले टॉपिक पर बात करेंगे। तो थैंक यू एवरीवन, आप इसको चेक करें, सॉल्व करें और इसको लगा करके देखें, उससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल्स क्वेश्चन खुद से भी ट्राई करें। और अगर कोई प्रॉब्लम रहती है, कोई डाउट रहता है, तो हमारे कमेंट बॉक्स में मेंशन करें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें, लोगों तक पहुँचाएँ, क्योंकि अभी स्टार्टिंग है, इनिशियल डेज पर मैंने इसको किया है, थोड़ी सी मेहनत करेंगे तो इसके कुछ रिजल्ट्स भी अच्छे मिलने को हैं। ठीक है, तो आई होप, थैंक यू एवरीवन, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।